वेलकम डियर फ्रेंड्स। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू जितने एग्ज़ाम हैं उनके हमने आज साइंस के क्वेश्चन लिए हैं और सॉल्व कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आप कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है? तो सबको पता है डियर फ्रेंड्स, 1 माइक्रोन की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। आपको सबको पता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। 10+2 और सीजीएल का ये क्वेश्चन है, हायर सेकेंडरी का क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको पता है माइक्रोन, और 10⁻⁻, अगर 10 होता तो वहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो जाता, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए डियर फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका बताने की कोशिश करिए। क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रमापी जो होता है आपको सबको पता है, इसको बोलते हैं प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर मतलब क्षेत्र का जो मापिंग किया जाता है, ड्राफ्टिंग मेथड से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सबको पता है, ये इस करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 2015 का क्वेश्चन है और हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय लेवल का है, परीक्षा 2015 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्षेत्र को जाता है। डियर फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। गाइज, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। निमज्जित वस्तु यानी कि किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु डूबी हुई है किसमें? पानी में, तो उसका पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। सबको पता है, 20 करेक्ट आंसर। किसी भी जल में डूबे हुए सोनार का यूज किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसका राइट आंसर बी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने 2008 का क्वेश्चन है, और वही क्वेश्चन है समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। तो रडार नहीं होगा, मेसर नहीं होगा, लेसर नहीं होगा, सोनारिस राइट आंसर। और पता है, किसी भी डूबी हुई वस्तु को, जहाज को, या कोई भी वस्तु जो समुद्र में डूब गया है या जल में डूब गया है, तो उसका सोनार का प्रयोग किया जाता है। और सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, और इसी उपकरण के द्वारा ध्वनि के प्रस्रव्य तरंगों के परिवर्तन के द्वारा समुद्र की गहराई भी मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोनार, ये इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। हमने ये क्वेश्चन 1 से लेकर 4 प्रश्न में सॉल्व कर चुका है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन मतलब एक सरल रेखीय, ठीक है, लीनियर के लिए प्रयुक्त कहलाता है। क्या कहलाता है? तो रडार, पुकर और सोनार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर गेस करो आप। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार बी इज करेक्ट आंसर। उस उपकरण को जो ध्वनि तरंगों की पहचान करती है और गहराई को मापती है, डूबी हुई वस्तु को मापती है, और या रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त की जाती है, यानी कि वन लीनियर। जैसे मान लीजिए कोई भी समुद्र है, तो उसमें समुद्र में वन लीनियर ही मोशन के द्वारा, वन लीनियर डायरेक्शन में, 1D डायरेक्शन में, यानी कि रिजुरेखीय दिशा में गहराई मापने के लिए किया जाता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का यूज। सोनारिस राइट आंसर बी इज करेक्ट आंसर। 2012 का क्वेश्चन है, 2012 के बाद भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और बढ़ते हैं। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। गाइज, क्वेश्चन आपके सामने है, ... किस यंत्र का प्रयोग यंत्र का कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर डियर फ्रेंड्स गेस करो आप। 2017 का क्वेश्चन है, 2 जुलाई सीपीओ का एसआई का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता है ना, सोनोट्रोड यानी कि सोनोमीटर इज राइट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। डियर फ्रेंड्स, सोनोमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यह एक तनी हुई डोरी के सिद्धांत पर काम करती है और अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक सीधा सिंपल उपकरण होता है। लकड़ी के खोखले आयताकार डिब्बे में एक छोर पर और दूसरे छोर पर हुक के माध्यम से लगा रहता है। तो सोनोमीटर इसका राइट आंसर होगा, आपको पता होगा, सोनोमीटर इज राइट आंसर। सोनोमीटर यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गाइज, 2013 का क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है। जल के प्रवाह को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा क्यूसेक इज राइट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, जिसे मीटर पर सेकंड भी बोला जाता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है डियर फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू A/V होता है। मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q इज इक्वल टू A×V, और दिस इज कॉल्ड क्यूसेक, दिस इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर जाता है डी को। आगे बढ़िए और क्वेश्चन देखिए।
वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है डियर फ्रेंड्स, और थोड़ा सा घुमा दिया है। 2014 के बाद भी ये क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स रिपीट हुआ है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप हल्के में मत लीजिएगा। संयुक्त हायर सेकेंडरी आप अभी तक आंसर गेस कर चुके होंगे। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है, यानी कि अदिश राशि कौन सी है? डियर फ्रेंड्स, वेग जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने लूसेंट जब सॉल्व कराया था तो उसमें बताया हूँ। विस्थापन आपका वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका गति यानी कि स्पीड यानी कि चाल आपकी जो होती है, चाल जो होती है डियर फ्रेंड्स, वो वेक्टर परिमाण वेक्टर मात्रा नहीं होती है, यानी कि अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर एक हो जाता है। वेक्टर राशियों में वह राशियाँ होती है जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन प्लस दिशा, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बल हुआ, आपका वेग हुआ, संवेग हुआ, त्वरण हुआ, विस्थापन हुआ, बल आघूर्ण हुआ, ये सभी की सभी राशियाँ जो है हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। वही बात कर ले दूरी, वही बात कर ले गति, वही बात कर ले आपका आयतन, तो ये सारी की सारी जो होती हैं, लंबाई हुआ, ये सभी आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और ये हायर सेकेंडरी 10+2 2013 का क्वेश्चन है। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर आप गेस करो और प्लीज़ बताइए इसका कमेंट बॉक्स में। डियर फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स आपने सुना होगा। पदार्थ की तरंगों की डी ब्रोगली तरंग के नाम से जाना जाता है। डी ब्रोगली तरंग आपने जब इंटरमीडिएट किया होगा तो पढ़ा होगा डी ब्रोगली तरंगों को विस्तार से। बस यहाँ इतना जानिए कि पदार्थ की जो तरंगे होती है डियर फ्रेंड्स, डी ब्रोगली तरंगे होती है। तो डी ब्रोगली तरंग जो होती है वह क्वांटम मैकेनिक्स में इसका अध्ययन किया जाता है, और पदार्थ की तरंगों को डी ब्रोगली तरंग के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ में जो तरंग उत्पन्न हो रही है डियर फ्रेंड्स, का सिंपल का सा उसे डी ब्रोगली तरंग के नाम से जाना जाता है। जैसे गाय का नाम है बोस इंडिकस, तो बस वही पदार्थ की जो तरंग है, आम भाषा में अगर हम जनरल लोग हैं, हम लोग आम आदमी हैं, तो पदार्थ की तरंग बोलेंगे, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उसे डी ब्रोगली तरंगे बोलेंगे। इसके पीछे कारण है, लॉजिक है, आप इंटरमीडिएट किए हैं तो अच्छे से जानते हैं। वही बात कर ले प्रकाश की और ध्वनि की, तो इन दोनों के बीच में पहचान करने के लिए पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण सिद्धांत का लागू होना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर एक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? इसका क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्लीज़ आप इसका राइट आंसर गेस करिएगा और बताइएगा कि क्या होता है। मैं इसमें थोड़ा सा बस आपको हिंट कर दे रहा हूँ कि किसी भी स्थान पर जो चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर होता है उसके बीच का जो कोण होता है डियर फ्रेंड्स, वह बता दे रहा हूँ, बस समझिए, मैग्नेटिक टाइप का होता है। बस इतना सा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। अब इसका राइट आंसर आप निकालिएगा और एग्जैक्ट आंसर बताइएगा कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप इसका रिप्लाई करोगे। गाइज, 2014 का क्वेश्चन आपके सामने है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेतार संचार करने में स्टेबल समर्थ बनाती है? तो इसका राइट आंसर आप गेस कर सकते हो डियर फ्रेंड्स, गेस करिए। क्षोभ मंडल नहीं होगा। समताप मंडल में तो वायुयान का उड़ना होता है। मध्य मंडल भी नहीं होगा, तो राइट आंसर जाता है डियर फ्रेंड्स सी को। वायुमंडल की जो बाह्य परत होती है हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है, स्टेबल बनाती है। यह मध्य मंडल के ऊपर स्थित होती है, जस्ट मध्य मंडल। पहले तो क्षोभ मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य मंडल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी को जाता है, सी को जाता है। गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसका राइट आंसर बाह्य मंडल तो हमने लिया है, लेकिन अगर इसी ऑप्शन में आयन मंडल होता तो मैं आयन मंडल को टिक करता, मैं आयन मंडल को ही टिक करता। क्यों? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ठीक ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ठीक ऊपर बाह्य मंडल होता है। तो परंतु यहाँ पे आयन मंडल नहीं दिया है, तो मजबूरी में मुझे बाह्य वायुमंडल यानी कि बाह्य मंडल लेना पड़ रहा है। वायुमंडल की बाह्य परत हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है, हमने बताया। यह जो होता है मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है, मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है, और मध्य मंडल के हालांकि ठीक ऊपर आयन मंडल होता है, और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल होता है। एग्जैक्ट ये सही है। 480 किलोमीटर ऊपर तक इसका रेंज होता है, और यह विद्युत आवेशित आयनों से मिलकर बनी होती है, जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है। और ठीक आयन मंडल के ऊपर ही हमारा बाह्य मंडल होता है, ठीक है। तो आयन मंडल और बाह्य मंडल में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये आयन मंडल और बाह्य मंडल को एक ही में इंक्लूड किया है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे हम राइट आंसर सी को डियर फ्रेंड्स लेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।
तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन हमने लिया है। अगले वीडियो में मिलेंगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आपसे बस हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जितने भी एसएससी के ग्रुप हैं। हम एसएससी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे पर डे करके, परंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।